नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं जितेंद्र कुमार आप सभी के साथ जुड़ूंगा रोज शाम को 7 बजे इस करंट अफेयर की क्लास में। तो जो भी छात्र यहाँ पे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि करंट अफेयर का जो सिनारियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही वेटेज यहाँ पे क्वेश्चन रहते हैं। जी हाँ, करीब करीब 30 से 40 नंबर के प्रश्न भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ये करंट अफेयर किस तरह के होंगे, तो यहाँ पे कुछ करंट अफेयर दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ डेली बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी कि सपोज मान लीजिए कि विद इन अ वीक, विद इन अ 10 डेज, विद इन अ 15 डेज आपका एग्जाम हुआ है और उसके पहले 15 दिन पहले का या 10 दिन पहले का भी करंट अफेयर पूछता है एग्जाम में। या तो फिर जो है मंथली करंट अफेयर, ठीक है, मंथली करंट अफेयर भी आपसे यहाँ पे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या तो ईयरली। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं यहाँ पे करंट अफेयर से। लेकिन इंपॉर्टेंट एक और बनता है यहाँ पे करंट अफेयर का, जी हाँ, जो कि पार्ट है स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके भी आपको कवर अप करते रहना होगा साथ ही साथ में। स्टैटिक जीके किस तरह का जीके होता है, तो जैसे कि अभी हाल में जो भी खेल हुए हैं या फिर जो पुस्तक नहीं आई है उसके लेखक कौन है, या फिर जो नदियां पहाड़ों से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके का पार्ट होते हैं, वो सब भी हम आपको कवर अप कराएंगे यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से। तो आप हमारे साथ जुड़िए शाम को 7 बजे अनअकैडमी बीपीएससी पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल के आइकन को दबा के। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज का सिनारियो। देखते हैं आज आपके लिए कैसे प्रश्न लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा। पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आपके सामने है स्क्रीन पे, कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिजली वितरण, देखिए जो आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उनकी कंपनियों के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने की घोषणा की है। ये एक सवाल हो सकता है कि आने वाले सेशन में इसके ऊपर आपसे थ्योरेटिकल पार्ट भी लिखने को बोला जाए, है ना, क्योंकि जितने भी अभी फैसले लिए जा रहे हैं वो फैसले दोस्तों आपको आने वाली बीपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता जा रहा है। इसलिए सारे टॉपिक आप नोट करें और इन सभी चीजों पे लिखना शुरू करें, प्रैक्टिस बनाएं, ताकि मेंस की तैयारी अभी से कीजिएगा। क्योंकि मेंस की तैयारी अभी से नहीं कीजिएगा तो शायद प्रीलिम्स निकल भी जाता है आपका, तो मेंस के समय एकदम आप हड़बड़ा जाएंगे और मेंस नहीं निकल पाएगा आपका। इसलिए जितने भी नए टॉपिक मिल रहे हैं उस टॉपिक का आप लोग लिखना शुरू कीजिए, उसका नोट्स बनाना शुरू कीजिए। चलिए यहाँ पे जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों 90,000 करोड़ का, जी हाँ, उत्तर सही होगा यहाँ पे डी, 90,000 करोड़ का। अब इनसे जो चीजें जुड़ी हुई हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जी हाँ, हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है अभी है निर्मला सीतारमण के हाथों में, यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी हैं अभी निर्मला सीतारमण है। अगर निर्मला सीतारमण के बारे में अगर आप पूछना चाहेंगे दोस्तों, तो इनके बारे में देखिए ज्यादा आपको मैं क्या बताऊं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये अभी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हैं, ठीक है, और ये फिलहाल इनका जो राज्यसभा में एक एज ए मेंबर, सी इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, लिख सकते हैं आप इनको, एंड द कॉर्पोरेट अफेयर की भी मिनिस्टर हैं ये, फाइनेंस एंड ऑल्सो कॉर्पोरेट सेक्टर मिनिस्टर भी है ये निर्मला सीतारमण, ठीक है। इससे पहले 2014 की जब सरकार थी, 2014 से लेकर 2019 तक की, है ना, 2019 तक की, इसमें ये डिफेंस मिनिस्टर में थी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर से पहले ये कौन सी मिनिस्ट्री में थी, तो डिफेंस मिनिस्ट्री में थी, ठीक है, रक्षा मंत्रालय में। तो ये आप नोट कर लीजिएगा जरा सा, ठीक है। चलिए इसके अलावा जो ये वितरण हुआ है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो कंपनीज है वो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि पीएफसी, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है इस कंपनी का, ध्यान दीजिएगा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को ये डोनेट किया गया है 90,000 करोड़। इसके साथ साथ एक और कंपनी है जिसके बारे में अभी बताऊंगा, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों को नोट करिए, कहीं अगर नोट कर सकते हैं तो। देखिए पीएफसी जो है ये है पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जिसको यहाँ पे ये निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया है, तो ये एक मदद किया है, हेल्प किया है। अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा। इसके ऑनर के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, यानी कि सरकारी कंपनी है ये पीएफसी, जिसको ये हेल्प आउट किया गया है निर्मला सीतारमण यानी कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। और अभी ये टोटल रेवेन्यू 2018 तक का मैं यहाँ पे नोट कर पाया हूँ, तो जो कि 402 करोड़ है, ये टोटल रेवेन्यू साल का है इनका, ठीक है, इस कंपनी का, पीएफसी का।
और नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है दोस्तों यहाँ पे अप्रॉक्स 500 हैं, 500 प्लस ही कह सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा ही हैं, ठीक है। और जो सब्सिडरीज कंपनी है इसकी वो है REC PFC कंसल्टिंग लिमिटेड, ये दो इसकी जो क्या है यहाँ पे इसकी सब्सिडरीज कंपनीज हैं, ठीक है। तो एक जो दूसरी कंपनी है जिसको सहायता दी गई है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा वो है दोस्तों कौन सी, REC, जी हाँ, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, नोट कर लीजिएगा, ग्रामीण विद्युतीकरणीय निगम, ये कंपनी को भी फाइनेंस किया गया है। लेकिन इसके बारे में भी अगर क्वेश्चन पूछ दे तो आप ध्यान रखिएगा, जी हाँ, REC जो है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ऑनर यहाँ पे जो है वो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत होता है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी नहीं है, ठीक है। इसका ऑनर कौन है, तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जी हाँ, जो जिसमें कि 52.63% जो है इसकी साझेदारी होती है, यानी कि शेयर है इसमें, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पे 600 प्लस हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ये तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी लिखने को आ जाए इसके बारे में तो जरूर ये सब नोट पॉइंटेबल होगा ये आपका, ठीक है, पॉइंट नोटेबल होगा ये। तो फाउंड किया गया है इस कंपनी को 1969 में 25 जुलाई को, ठीक है। और ये जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है REC की ही खुद एक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट करता है वो कंपनी है, इसकी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। तो ये सारे जो डेटाज हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने करीब 90,000 करोड़ का डोनेशन दिया है इन दोनों कंपनी के लिए, एक पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को और दूसरा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों आपके लिए यहाँ पे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 तरह के भत्तों को समाप्त करने की घोषणा की है। चलिए आंसर कीजिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 तरह के, एक्चुअली ये 7 से 8 हो चुका है, अब ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा अभी इसके बारे में, 8 तरह के भत्तों को समाप्त करने का घोषणा किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहां से लिया है। तो वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश की सरकार, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं यहाँ पे, उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ पे है वो कौन सी जनता पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी की, ठीक है, BJP, यानी कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है। इन्होंने ये फैसला लिया है दोस्तों क्या, कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कर्मचारी थे उनके, जहाँ पे जो भी एम्प्लॉयमेंट था उनका, है ना, सरकारी कर्मचारी, उनको दिए जाने वाले 7 से 8 तरह के भत्ते समाप्त कर दिए हैं। जी हाँ, क्यों किया गया है, तो जो कोविड-19 के चलते, जी हाँ, कोरोना जो महामारी हमारे देश में फैली हुई है उसके चलते यहाँ पे इन कर्मचारियों के, जो कि सरकारी कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के, उनके भत्तों में कटौती की गई है। उनको जो भत्ता मिलता था हर 3 महीने 4 महीने पे, उसमें कुछ 7 से 8 तरह के भत्ते जो है उनमें कटौती की गई है। लगभग अगर देखा जाए तो एक एम्प्लॉय का 8 से 10,000 रुपये जो है वो कट जाएगा, मतलब साल का, है ना, ये पूरा कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं। लगभग जैसी सैलरी होगी वैसा उनका भत्ता होगा, वही भत्ता नहीं दिया जाएगा। अब आदेश जारी करके यहाँ पे भत्तों का समाप्त करने का घोषणा भी किया जा चुका है। तो ये अभी हाल ही का, अभी मतलब 2 दिन पहले का ही न्यूज़ है, ये आपको अपडेट किया गया है। लेकिन पिछले महीने जब राज्य सरकार तक अपने 16 लाख कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की बात होने लगी तो उस पर रोक लगाने का फैसला किया गया, यानी कि ये नहीं हो सके। लेकिन फिलहाल इस पर अभी चर्चा रुकी हुई थी, उसके बाद अब यहाँ पे इसको लागू कर दिया गया है दोस्तों। जी हाँ, अब इसको लागू कर दिया गया है। इससे क्या फायदा होगा सरकार को, तो इससे करीब 1500 करोड़ रुपए की बचत होगी, जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार को। जी हाँ, 1500 करोड़, ये समझ रहे मामूली पैसे नहीं होते हैं। जो कि कर्मचारियों का भत्ता होता है, उनके काम करने का भत्ता होता है, वो सरकार यहाँ उनसे लेकर बचत कर रही है। इस आदेश से करीब 16 लाख कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता है। तो ये तो लग ही चुका है, यहाँ पे 16 लाख कर्मचारियों के पैसे जाने का मतलब 1500 करोड़ सरकार के पास सीधे हाथ में पहुंच रहा है, और ये पैसों का यूटिलाइज होगा कोविड-19 के महामारी से लड़ने के लिए। ठीक है, तो ये फैसला लिया है योगी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है यहाँ पे, मुख्य बिंदु है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, वो आप नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बारे में अक्सर भूगोल में क्वेश्चन पूछता है कि इसका लैंड एरिया यानी कि जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो ये नोट कर लीजिएगा, 2,43,2,43,286 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर का है। ठीक है, तो आंसर हमारा
ये हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा इसको। पॉपुलेशन पूछता है अक्सर, तो 2011-12 की जनगणना के अनुसार जो है यहाँ पे 20 करोड़ 42 लाख की जनसंख्या भी है। कैपिटल पूछता है अक्सर एग्जाम में, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होती है। और गवर्नर यहाँ की हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था एक क्वेश्चन में। और जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, तो ये मुख्य बिंदु हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं, और ये जो मुख्य बिंदु आपके मेंस के टॉपिक हो सकते हैं। ठीक है, तो मेंस के टॉपिक के लिए अगर आप लोग तो थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा, तो 7 से 8 जो भत्ते की समाप्ति की गई है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। जो भी कैंडिडेट यूपी पीएसएससी का भी तो तैयारी कर रहे हैं, है ना, पीएससी का, तो वो यहाँ पे जरूर इस पॉइंट को नोट कर लेंगे और इसके बारे में जरूर पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे NRAI हैज सेंट द नेम ऑफ अंजुम मुदगिल द स्पोर्ट्स मिनिस्टर फॉर विच अवार्ड। जी हाँ, NRAI के द्वारा किस अवार्ड के लिए अंजुम मुदगिल को यहाँ पे खेल मंत्रालय को भेजा गया है। तो इनको कौन सा पुरस्कार मिलने वाला है अंजुम मुदगिल को। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि ये किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि कभी भी देख रहे हैं वीडियो, अगर हो सकता है कि अभी लाइव नहीं भी चल रहा है तो देख रहे हैं वीडियो आप लोग, तो इसका आंसर जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप लोग। अंजुम मुदगिल जो है वो किस खेल से संबंधित है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों कि ये खेल मंत्रालय को भेजा गया है प्रस्ताव इनका, किसके लिए, तो खेल रत्न के लिए। ठीक है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। अच्छा, खेल रत्न को और क्या कहा जाता है, तो खेल रत्न को जाना जाता है दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। जी हाँ, क्या नाम से जाना जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, इस नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है यहाँ पे, थोड़ा मैं आपके लिए कलेक्ट करके लाया हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। पहला चीज कि जो इसका फुल फॉर्म है NRAI का, वो नोट कर लीजिए, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब आपको आंसर पता लग ही गया होगा कि इस खेल से संबंधित है, तो राइफल एसोसिएशन जब लिख दिएगा तो निशानेबाजी से ये संबंधित हैं। ठीक है, तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, जिसने ये इनको प्रमोट किया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने के लिए। किसे, तो अंजुम मुदगिल को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे आपको याद रखने के लिए, जी हाँ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से ये जाना जाता है पुरस्कार, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है नोट करने के लिए यहाँ पे कि अंजुम मुदगिल का नाम यहाँ पे खेल मंत्रालय के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, लेकिन कुछ नाम ध्यान रखिएगा, 2019 में ये अवार्ड जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये आपको मिला था बजरंग पूनिया को रेसलिंग के लिए, और दीपा मलिक को दिया गया था दोस्तों पारा एथलेट्स के लिए। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखिएगा, 2019 में ये दोनों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। वही 2018 की बात करेगा, क्वेश्चन चूंकि पूछता है एग्जाम में कि 2018 में किसे खेल रत्न पुरस्कार मिला है, तो आप याद रखिएगा इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान है ये विराट कोहली, उनको मिला था। फिर 2017 में बात करें तो देवेंद्र झाझरिया को दिया गया था 2017 में, और साक्षी मलिक 2016 में, और पीवी सिंधु 2016 में इनको भी मिला था। तो ये दोनों को 2016 मिला था, ये दोनों को 2019 में, और ये 18 और 17 के लिए है। तो ये चारों पांचों नाम आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा ईयर वाइज कि 2017 में किसे खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ से जुड़ा हुआ है दोस्तों एक और अवार्ड, वो है द्रोणाचार्य अवार्ड। जी हाँ, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है खेल में या फिर किसी भी प्रतिष्ठित संस्थानों के गुरुओं को, यानी कि उनके टीचर को, उनके जो कोच होते हैं उसमें ये प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों, एक द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में नोट कर लीजिएगा चीजें कि द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए लगातार दूसरी बार पिस्टल कोच जसपाल राणा को चुना गया है। ठीक है, दूसरी बार, लगातार दूसरी बार इनको चुना गया, 2019 में भी थे और 2020 में भी इनको चुना गया है, इनको सिफारिश की गई है इस साल के लिए। ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए पिस्टल में। ओके, अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, 2019 में मोहिंदर सिंह ढिलोन को एथलीट्स के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। वहीं 2019 में ही विमल कुमार को दिया गया बैडमिंटन के लिए, संदीप गुप्ता को दिया गया टेबल टेनिस के लिए, मेजबान पटेल को दिया गया हॉकी के लिए, और संजय भारद्वाज को क्रिकेट के लिए, और यहाँ पे रणवीर सिंह कोकर को यहाँ पे दिया गया कबड्डी के लिए। तो ये सारे नाम याद रखिएगा आप। ठीक है, ये सारे नाम आपको याद रखना होगा। 2019 में द्रोणाचार्य अवार्ड किसको किसको दिया गया है।
तो ये मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा अपने वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। वाईटी एजुकेशन का जो हमारा टेलीग्राम है वहां पे इस पीडीएफ को जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। विच इंडियन एयरपोर्ट हैज बीन एडजस्ट एज द बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड द सेंट्रल एशिया। देखिए भारत के किस एयरपोर्ट को भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है, तो भारत का है और ये एशिया भर में सबसे बेस्ट अवार्ड भी जीता है हवाई अड्डे के ग्रुप में। तो आंसर कीजिएगा आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का, बिल्कुल याद रखिएगा आंसर हमारा हो जाएगा इट्स सी, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसे सम्मानित किया गया है दोस्तों एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा के रूप में। इसके बारे में भी थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन ले लीजिए यहाँ पे, ताकि चीज़ें आपको आसान लगे और चीज़ों को आप कभी भी भूल ना सके। तो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो दोस्तों आपको बता दें कि ये बेंगलोर में है स्थित, ठीक है, और ये कैपिटल होता है दोस्तों बेंगलोर किसका, तो कर्नाटका राज्य का, ठीक है। ये तो एक सवाल बनता ही आपका यहाँ से, ठीक है। लेकिन ये जो इसका एरिया है वो करीब 4000 एकड़ में फैला हुआ है इस हवाई अड्डे का, ठीक है। एक नोटेबल है यहाँ पे लिंक, नोट कर लीजिएगा पॉइंट यहाँ पे। और 40 किलोमीटर नॉर्थ में ये सिटी की तरफ फैला हुआ है, जो कि गांव है यहाँ पे देवनिहाली, ठीक है। देवनहाली जो है गांव यहाँ पे उस तक फैला हुआ है। तो 4000 एकड़ तक ये फैला हुआ एयरपोर्ट है जो कि बेंगलोर में स्थित है, जो कि बेंगलोर जो है कर्नाटका की राजधानी होती है, ठीक है दोस्तों। और एशिया में इसको क्षेत्रीय हवाई अड्डा के रूप में बेस्ट अवार्ड दिया गया है दोस्तों। ओके, चलिए अब कुछ बातें होती है जब कर्नाटका से जुड़ी हुई हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे इनके बारे में भी आप जान लीजिए। जी हाँ, ये हैं हमारे चीफ मिनिस्टर यहाँ के BS येदुरप्पा, जो कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। पॉपुलेशन यहाँ की है दोस्तों करीब 6 करोड़ 41 लाख, ठीक है। 2011-12 की जनगणना ही है और 2014 तक ये अपडेटेड था। कैपिटल है यहाँ का बेंगलुरु, जो कि मैंने आपको बताया, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है यहाँ का, ठीक है। गवर्नर यहाँ पे कौन है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछेगा एग्जाम में, यह कर्नाटक के गवर्नर कौन है, तो बाजूभाई वाला, ये भी आप इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। लिटरेसी यहाँ की है दोस्तों 75%, ठीक है, लगभग 75.36%, ठीक है ना। और जो सेक्स रेशियो है, यानी कि जो यहाँ पे अनुपात है महिलाओं और पुरुषों का, वो कितना है, तो 973 महिलाएं हैं कितने में, तो 1000 पुरुषों में, ठीक है। तो थोड़ा कम है यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका सेक्स रेशियो है यहाँ का, और ये सारी डिटेल आपको बेंगलोर से और कर्नाटका से रिलेटेड है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और जितने भी लोग यहाँ नए जुड़ रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा यार, ताकि आपके लिए जो मेहनत हो रही है ये कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा दे सके, और हमें यहाँ पे एक लाइक से आपका मोटिवेशन मिल सकता है हमारा, तो हम लोग भी आपके लिए नए वीडियोस और नए तरह के क्वेश्चन लेकर आ सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये देखिएगा कि हाल ही में किसने घोषणा किया है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन में 1 जून से केवल स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी। तो ये तो एक बहुत बड़ा फैसला था दोस्तों। जी हाँ, ये डेट अब नोट कर लीजिएगा, 1 जून 2020। ये एक ऐसा डेट है जो कि इतिहास बनने जा रहा है। जी हाँ, केंद्रीय सशस्त्र बल जो कि हमारे देश की सेना है, उनके कैंटीन में, जो सेंट्रल आर्म फोर्स होते हैं, उनके कैंटीन में बहुत सारे विदेशी सामान भी बिकते थे। लेकिन अब यहाँ पे ये फैसला लिया गया है दोस्तों कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी चीज़ें भी बिकेंगी, जो भी सामग्रियाँ होंगी। लेकिन ये फैसला लिया गया है तो हमारे PM मोदी के द्वारा, लेकिन इसको अमल किसने किया ये बताना है आपको यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ पे अगर लागू करने की बात की गई है तो D होगा, गृह मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। तो आप सभी को पता है कि हमारे गृह मंत्री कौन है अभी। जी हाँ दोस्तों, हमारे गृह मंत्री कौन है भारत के अभी, बिल्कुल अमित शाह इज द राइट आंसर। अमित शाह, अमित शाह का पूरा नाम आपको बता दें दोस्तों कि इनका पूरा नाम है अमित अनिल चंद्रा शाह, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। अगर आप लोग कभी भी जाएं सेंट्रल आर्म फोर्स के हमारे कैंटीन में, तो यहाँ पे आपको बता दें कि स्वदेशी प्रोडक्ट ही आप खरीद पाएंगे आप लोग यहाँ से, ओके। और ये 10 लाख CAPF कर्मी इसका उपयोग कर पाएंगे, ये एक डेटा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। टोटल 10 लाख जो है यहाँ पे CAPF के जो कर्मी हैं, ठीक है, वो हमारे इसको यूज कर पाएंगे।
सरकार ने ये फैसला लेने के बाद बोला जा रहा है कि स्वदेशी उत्पादों का खपत बढ़ेगा, जो कि हमारे देश में निर्माण हो रहे ऐसे वस्तुएं जिसका सबसे ज़्यादा बिक्री हो सके और देश की अर्थव्यवस्था सुधारी जा सके, जिसके लिए कदम उठाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। और 10 लाख ऐसे सीएपीएफ कर्मी हैं जिनको, उसके अलावा 50 लाख परिजन हैं देश के, 50 लाख ऐसे परिवार हैं जो कि इसका फायदा उठा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, और गौरतलब है कि पीएम मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए ये 20 लाख करोड़ का पैकेज देने का घोषणा भी किया है। तो जो भी फैसला आया है 20 लाख करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन का, ये अलग अलग क्षेत्रों में जाएगा, अलग अलग जो भी सेक्टर है उनमें जाएगा ये पैसा, और वहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये जो है क्षेत्रीय जितने भी प्रोडक्ट हैं, बनने वाले चीजें, उसका ये फायदा हो सकता है भारत सरकार को। तो हमारे गृह मंत्री हैं अमित अनिल चंद्रा शाह, जो कि एक इंडियन पॉलिटिशियन है और ये भारत सरकार में अभी कार्यरत हैं। जी हाँ, होम मिनिस्ट्री में होम मिनिस्टर है हमारे देश के, और हु सर्व द प्रेसिडेंट एज द भारतीय जनता पार्टी फ्रॉम 2014 से 2020, यानी कि ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 2020 तक, 2014 से 2020 तक के, किसके, तो भारतीय जनता पार्टी के। ये पूछ सकता है क्वेश्चन, इनके ऊपर आप लोग जरूर लिखने का सोचिए, क्योंकि ये एक आगे चल के इनके बारे में बहुत सारी चीजें जो होंगी आपके पीसीएस लेवल में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो इनका हिस्ट्री पढ़िए, क्या थे, कैसे आए पॉलिटिक्स में, कैसे इन्होंने अपना इतना नाम बनाया इतनी जल्दी, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी इनके बारे में। ठीक है, और ये इलेक्टेड हुए थे दोस्तों, आपको बता दें कि 2019 में इंडियन जनरल इलेक्शन के द्वारा गांधीनगर से इन्होंने अपना चुनाव लड़ा था, और अभी ये भारत के गृह मंत्री भी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 6 पे। दोस्तों, फाइनेंशियल टाइम्स एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूशन रैंकिंग 2020 में किस आईआईएम को 85 देशों की सूची में 65वां स्थान मिला है? बिल्कुल, अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों आईआईएम कलकत्ता, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। एक्चुअली कलकत्ता है, कोलकाता मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि नाम बदल गया है कलकत्ता से, पर आईआईएम कलकत्ता ही है, याद रखिएगा। ठीक है, आईआईएम कलकत्ता। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। तो आईआईएम कलकत्ता से यहाँ से दोस्तों 65वां स्थान मिला है। देखिए फाइनेंशियल टाइम्स, जी हाँ फाइनेंशियल टाइम्स, ये आप थोड़ा सा फाइनेंशियल टाइम है ना, एफटी जिसको हम लोग कहते हैं, एफटी नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो उसके एग्जीक्यूटिव एजुकेशन रैंकिंग द्वारा एक सूची बनाई गई है, जिसमें कि आईआईएम को यहाँ पे आईआईएम को 85 कंट्रीज में है ना 85 देशों की सूची में से 85 देशों के संस्थान लिए गए, जिनमें कि भारत के आईआईएम कलकत्ता को 65वां स्थान मिला है। ठीक है, चलिए तो इससे रिलेटेड चीजें आपको एग्जाम में पूछे जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इस सूची में 3 भारतीय स्कूल को भी शामिल किया गया, ये आप नोट कर लेंगे। इस श्रेणी में जो प्रतिष्ठित वैश्विक रैंकिंग है, यह भी इसकी घोषणा करती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल टाइम एग्जीक्यूटिव एजुकेशन रैंकिंग के तहत ये फैसला लिया गया है, 85 देशों की सूची में 65वां स्थान आईआईएम कोलकाता को दिया गया है। अब बात आई है कलकत्ता की, तो ये हमारे जो सरकार है वेस्ट बंगाल की, यानी कि वेस्ट बंगाल जो राज्य है हमारा, वहां पे आता है कलकत्ता, वहां की राजधानी है। तो उनसे जुड़े कुछ चीजें आप नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल, पॉपुलेशन अगर पूछे वेस्ट बंगाल की तो 9 करोड़ है, जो कि 2012-11 की जनगणना के अनुसार है। गवर्नर यहाँ पे अभी है दोस्तों जगदीप धनखड़, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो दोस्तों 77.8% है, यानी कि बेंगलुरु से भी ज्यादा यहाँ की पढ़ी लिखी हुई आबादी है। लेकिन इसकी जो सबसे ज्यादा आबादी है वो दोस्तों निवास करती है कोलकाता में, जो कि पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, और अदर जो इसके शहर हैं वो गांव क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जहाँ पे लिटरेसी बहुत कम है। ठीक है, और ये लिटरेसी रेट 2011 के अनुसार बताया गया है। सेक्स रेशियो की बात करें तो 950/1000 है। यहाँ पे गर्ल्स जो है 950 और बॉयज जो है यानी कि 1000 है, यानी कि मेल और फीमेल का जो सिनारियो है वो 1000 और 950 है। ठीक है, और कोलकाता इसकी कैपिटल सिटी है। उसके साथ साथ ममता बनर्जी, जो कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं इनको, ये यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, चलिए तृणमूल कांग्रेस, नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए यहाँ पे ये सारी चीजें आप लोगों को पता लग गई इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर क्वेश्चन के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, ताकि आपकी मेंस की तैयारी भी आपको लगभग होती रहे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 7 नंबर। चलिए, कोविड-19 संक्रमण, जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा महामारी है हमारे देश के लिए। ठीक है, ये संकट है एक तरह से, जो कि सारी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है।
तो ये कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की प्रवृत्ति की निगरानी करने के लिए किसने चयनित जिलों में जनसंख्या आधारित सर्वे जो किया है, माफ कीजिएगा सर्वेक्षण जो किया है, सेरो सर्वेक्षण नाम दिया गया इसका, ठीक है, की घोषणा की है। तो यहाँ पे आंसर कीजिए भाई, कौन से वो मंत्रालय है। कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की प्रवृत्ति की निगरानी करने के लिए किसने चयनित जिलों में जनसंख्या आधारित सेरो सर्वेक्षण की घोषणा की है दोस्तों। तो सेरो सर्वेक्षण की घोषणा की गई है दोस्तों यहाँ पे, बिल्कुल इट्स अ सी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में और स्टार मार्क आप यहाँ पे लगा सकते हैं इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे कि जो हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये फैसला लिया गया कि कोविड-19 संक्रमण के प्रसार के लिए जो प्रवृत्ति निगरानी करती है उसमें जो जनसंख्या आधारित है जगह जो है, जिले जो है, उन जिलों का सेरो सर्वेक्षण किया जाए, ठीक है, इसकी घोषणा की गई है। और इस सर्वेक्षण में निगरानी की इकाई में कुल 10 स्वास्थ्य सुविधाएं भी होंगी। जी हाँ, ये 10 स्वास्थ्य सुविधाएं क्या होंगी अभी बताया नहीं गया है, इसके बारे में अपडेट बहुत ही जल्दी किया जाएगा, ठीक है। तो ये कितने, तो कोविड-19 के तरफ जो महामारी चल रही है उससे लड़ने के लिए, उसकी प्रवृत्ति से, जी हाँ, संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए यहाँ पे निगरानी करने के लिए चयनित जिलों में जनसंख्या आधारित सेरो सर्वेक्षण का घोषणा किया गया है, जिसमें कि 10 स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल की गई हैं। आप देख सकते हैं हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं मिस्टर हर्षवर्धन सिंह, ठीक है, इनका नाम नोट कर लीजिएगा। और एक और है दोस्तों की पूछ सकता है, ये तो हमारे लोकसभा से हैं मिनिस्टर, ठीक है, लेकिन अगर पूछे कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के लिए कौन है यहाँ पे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट से, तो आप याद रखिएगा फग्गन सिंह कुलिस्टा, नोट कर लीजिएगा उनका नाम है, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये डिपार्टमेंट ऑफ, जो इसका डिपार्टमेंट होता है इस मंत्रालय का, डिपार्टमेंट ऑफ एड्स कंट्रोल भी देखता है और सुरक्षा क्लिनिक और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च को भी ये इसके अधीन रहता है। इनके अंदर ये तीनों डिपार्टमेंट शामिल है। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये पूछता है अक्सर एग्जाम में। और इस मंत्रालय का जो फाउंडेशन था वो डेट था दोस्तों 1976 में, ठीक है, ये 44वें संशोधन के तहत इसको भी शामिल किया गया था दोस्तों अपने, ठीक है। ये आप चीजों को ध्यान में रख लीजिएगा, यहाँ पे इन सभी चीजों को यहाँ पे रखा गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जम्मू और कश्मीर ने किस मिशन के तहत दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पानी की आपूर्ति के लिए नल का कनेक्शन देने के लिए योजना बनाने की घोषणा की है। तो जम्मू कश्मीर की तो बात होगी ही, यहाँ पूरे भारत की भी बात होगी और अपने बिहार की भी बात होगी, ठीक है, क्योंकि जल जीवन हरियाली जो है बिहार का भी एक अभियान है जिसको कि अभी तो शुरू ही किया गया था, तब तक में कोरोना वायरस का संक्रमण यहाँ पे आ चुका था। तो जम्मू और कश्मीर ने यहाँ पे मिशन चालू किया था दोस्तों दिसंबर 2022 तक के लिए, और ग्रामीण जो परिवार हैं इनको पानी की आपूर्ति करने के लिए कुछ ऐसे जिले हैं यहाँ के जिसको शामिल किए गए थे, ठीक है। आंसर यहाँ पे कीजिएगा जी हाँ, वाटर लाइफ मिशन, जल जीवन मिशन, इसके तहत, ठीक है, ये मिशन है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, ठीक है, जो कि 2022 तक का बताया गया, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये आंसर है इसका, ठीक है। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में जरा। जल जीवन मिशन योजना जो है ये 2024 का टारगेट है पूरे राज्यों के लिए भारत भर में। ये ग्रामीण घरों में नल से पानी की आपूर्ति करने का इरादा रखती है और इस प्रकार की योजना SDG 6.1 को पूरा करने की दिशा में एक सही कदम है भारत सरकार का, ठीक है। तो ये 6.1 को पूरा करने का ये एक पूरा तरीका है इनका भारत सरकार का कि इतने 2024 तक घर घर जो है ये नल का जल पहुंचाया जा सके। दोस्तों यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो जम्मू कश्मीर की, तो अभी हाल ही में जल जीवन मिशन के लिए 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पानी की आपूर्ति के लिए कनेक्शन देने का योजना बनाया है इस सरकार ने यहाँ पे। और इस समय केंद्र शासित प्रदेश जो कि यूनियन टेरिटरी है हमारा, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें कि 3 जिले शामिल हैं, एक है गदरबल, श्रीनगर और रायसी। ये तीनों जिले को कम से कम 5000 गांव है, इनमें पानी की आपूर्ति करने की योजना सरकार बना रही है। तो ये एक अपडेट है दोस्तों 2024 तक, ये 2022 तक जम्मू कश्मीर में ये नल जल जो है, जल जीवन मिशन जो है वहां पे पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है।
लेकिन बिहार में शुरू हुआ था दोस्तों जल जीवन हरियाली के नाम से यह योजना, जिसका भी टारगेट 2022 तक का ही रखा गया था। ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, और ये 3 साल में जल जीवन हरियाली जो है जहाँ 24,524 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। जी हाँ, ये सरकार जो है 24,524 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है जल जीवन हरियाली योजना को लेकर। और योजना क्या था, तो इस मिशन में हर मोड़ पर पूरा करने के लिए जल जीवन हरियाली मिशन का गठन किया गया। यह योजना सभी प्रखंडों पंचायतों के लिए किया गया। मनरेगा के तहत पिछले 2 वर्षों में अभियान चलाकर करीब 1 करोड़ पौधे भी लगाए गए हैं। ये बहुत बड़ी बहुत बड़ा काम कह सकते हैं ये, और बहुत बड़ा यहाँ पे नाम हो सकता है इनका अगर ये सफल हुआ तो। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अपडेट था, तो आप लोग यहाँ से पॉइंट नोट कर लीजिएगा। बिहार के बारे में भी ये जल जीवन हरियाली है और ये जल जीवन मिशन है। ठीक है, दोनों अलग है, लेकिन दोनों का टारगेट 2022 तक का ही बताया गया है। ये 3 जिलों के लिए सिर्फ काम कर रही है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पे पूरे प्रखंड और पंचायतों के लिए काम करी, इसलिए इतने पैसे लग रहे हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि 15 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग उत्तर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ डी, वर्ल्ड फैमिली डे। जी हाँ, विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को हर साल, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। जी हाँ, क्योंकि समाज में भी जो परिवार की सबसे छोटी इकाई होती है वो परिवार ही होती है पूरे समाज की। और इस दिवस में जो भी घोषणाएं की गई हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई है। तो अब यहाँ पे टॉपिक उठता है संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, अब ये शुरुआत हुई थी 1993 से। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेंगे, पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जो चीज़ मैं आपको नोट करने के लिए बोल रहा हूँ कम से कम। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं लोग। अब इसके ऊपर थोड़ा सा टिप्पणी करते हैं। ये हमारा यूएन है, जी हाँ, जो हमारा संयुक्त राष्ट्र महासभा है, जहाँ पे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप नोट कर सकते हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट अभी हैं तिजानी मोहम्मद बेंदे, नोट कर लीजिएगा, स्टार मार्क लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में भी। हेडक्वार्टर है यहाँ का न्यूयॉर्क में, ये भी स्टार मार्क लगा सकते हैं। फाउंडर है यूएन, इसको भी स्टार मार्क लगा लीजिए। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन जो है महासभा का फाउंडर है। कब फाउंड किया गया था, तो सन 1945 में ही इसको बनाया गया था। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में आता है। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका यूनाइटेड नेशन। ठीक, ये भी आप स्टार मार्क लगा सकते हैं। सब्सिडरीज में इसकी यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है। ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंट नोटिस है यहाँ पे, ये नोट्स है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज बाबर आजम को हाल ही में किस फॉर्मेट का कप्तान नियुक्त किया है। तो बाबर आजम को यहाँ पे नियुक्त किया गया है दोस्तों, यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पीसीबी ने नियुक्त किया है। यह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में इनको एज अ कैप्टन ओडीआई और T20 बोथ, यानी कि दोनों के लिए। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इट्स ए डी इज द राइट आंसर। इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जान लीजिए। पीसीबी है जो दोस्तों, ये आपके वनडे T20 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बल्लेबाज बाबर आजम को हाल ही में भी राष्ट्रीय टीम का वनडे और T20 का फॉर्मेट का कप्तान नियुक्त किया है। लेकिन अजहर अली अभी भी टेस्ट के ये कप्तान बने रहेंगे। ठीक है, अजहर अली, ये पूछ सकता है पाकिस्तान क्रिकेट टेस्ट टीम का जो कप्तान कौन है, तो अजहर अली। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। देखिए, पीसीबी का चेयरपर्सन है एहसान मनी, नोट कर लीजिएगा, पीसीबी का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। वुमेन्स कोच अगर देखा जाए तो इकबाल इमाम है। मेंस कोच, देखिए विमेंस क्रिकेट टीम की जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है उनके कोच हैं इकबाल इमाम। ये क्वेश्चन पूछा है अभी हाल ही में एग्जाम में। मेंस कोच है मिजहब उल हक, नोट कर लीजिएगा। और हेडक्वार्टर लोकेशन है इसका लाहौर में। ठीक है, कहाँ है, तो लाहौर पाकिस्तान में इसका हेडक्वार्टर है। वसीम खान जो है इसके डायरेक्टर हैं। और इस पीसीबी का जो स्पॉन्सर है वो पेप्सी है, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड है, पीटीसीएल है, कूल है, ब्राइटो है, ब्राइटो पेंट्स है और गैटोरेड है। ठीक है, तो ये सारे इसके स्पॉन्सर कंपनीज हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से नोट कर सकते हैं चीज़ों को लिखने के लिए, है ना, पॉइंट बनाने के लिए। लेकिन जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने आपको यहाँ पे दिए हैं उन सभी प्रश्नों का आप उत्तर ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों,
मिलते हैं कल शाम को 7 बजे इसी समय। इसका PDF मैं आपको YT एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां पे जाके ज्वाइन करें, वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।